हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ये 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण और वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है, अब क्योंकि अपन ने थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ ली, अब इसके बाद में अपन जो है स्टेप बाय स्टेप दूसरी चीज़ों को करते हुए चलेंगे। तो अब इसमें फर्स्ट अपना जो है टॉपिक है वो अवशोषण या एब्जॉर्प्शन है। तो स्टार्टिंग में ही जैसे अगर अपन आपसे कहा जाए तो, और अभी पहले वाले चैप्टर में आपने वाटर का देख ही लिया, कितने कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सारी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो सारी की सारी किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू। तो यहाँ पे जो है पहली बात तो हो गई वाटर। फिर उसके बाद में सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब रूट जो है प्लांट्स में वही वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उस रूट में भी अगर आप देखो तो इम्पॉर्टेंट है ये रूट हेयर। रूट हेयर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये एपिडर्मिस में जो मिलता है। अब ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूनिसेलुलर होता है, चाहे कितना भी लंबा हो, ये केवल एक ही सेल है और एपिडर्मिस की ही सेल है जिसकी आप आउट ग्रोथ है वो आप क्या कह सकते हो, रूट हेयर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात वाटर के बाद में अगर अपन ऑर्गन देखते हैं प्लांट का तो रूट, और रूट का भी अगर हम ऑर्गन देखते हैं तो रूट हेयर है जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब देखो उसके बाद में ये मान के चलो कि जो प्लांट है उस प्लांट के साइटोप्लाज्म में 90% जो है वाटर होता है। अब आप देख लो कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी ज़रूरी है। उसके बाद में ये वाटर कहाँ से आ रहा है, ये अधिकतर जो वाटर है वो सॉइल से आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो वाटर है उसकी कितनी परसेंटेज है या कौन सी परसेंटेज है जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि टाइप्स ऑफ वाटर कौन कौन से, कि कौन कौन से। अभी मैं आपको नया टाइप नाम भी दे रही हूँ और बता रही हूँ किस किस तरीके के जो है वाटर होते हैं। तो सबसे पहले जो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में सोर्स क्या है वाटर का, रेन, बारिश है, वर्षा है, जिससे कि अर्थ पर वाटर आता है। और ये सारा का सारा जो पानी, जैसे अभी बारिश चल रही है तो ये सारा का सारा पानी अल्टीमेट जो है कहाँ पे जाता है, नदियों वगैरह में। तो ऐसा जो पानी है जो रेन से अपने रिवर वगैरह में जाता है, तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, अपवाहित, रनवे वाटर या अपवाहित वाटर। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत पानी है, वो पानी जैसे मान लीजिए कि एक तेज बारिश हुई, बहुत तेज फ्लो से है, वो तो चला ही गया। लेकिन जो दूसरा है वो अगर बारिश कम है तो कम होने की वजह से कुछ जो है सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत पानी बरसा और सॉइल क्या होती है, सॉइल को वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो उस वजह से कुछ पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल वाटर। फिर उसके बाद में जब ये कर लेती है अवशोषित सॉइल, तो उसके बाद में धीरे धीरे जो ये पानी है, ये पानी कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर। तो ऐसा जो पानी है जो कि बाद में जो है पानी जमीन के अंदर चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल जो है उसमें पहुंचता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय जल या ग्रेविटी वाटर। ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ जो पानी है, कुछ जो जल है, वो जल मिट्टी के कण जो है अवशोषित करते हैं और वो नीचे नहीं जा पाता है, ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता है। तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। जो ये है कि सॉइल है, सॉइल के चारों तरफ जो है जो कि एब्जॉर्ब, जैसे अगर मान लो एक मिट्टी का, आप वैसे भी देखना, एक छोटा सा टुकड़ा लो, मिट्टी का ही बना हो, और उसको आप एक पानी में डाल दो,
ठीक है, पानी का भरा कोई आपके पास है, उसमें आप डाल दो, तो थोड़ी देर बाद आप उसको निकालो तो आप देखोगे कि ऊपर से तो आपको पानी गीला दिखाई दे रहा हो, जब उस जैसे डेला या अपन सॉइल पार्टिकल बोलते हैं, उसको जब फोड़ोगे तो अंदर आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये जो आउटर साइड में, और वो चाहे आपका पूरा डूबा हो या नहीं डूबा हुआ, लेकिन पूरी उसके सरफेस, आउटर जो सरफेस या लेयर है, उस पर आपको वाटर मिलेगा। तो इस वाटर को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर या केशिका। ध्यान रखना, कोशिका और केशिका में, तो ये है केशिका जल, जो कि इसके चारों तरफ है, जिसे हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और यही जो है, यही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जिसको कि हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो है वो एब्जॉर्ब, बाकी पानी कहीं नदी में चला जाएगा, कहीं तालाब में, कोई रुकेगा तो है नहीं कि बारिश आ रही तो पानी रुक जाए प्लांट के लिए। वो तो हम जो इरिगेशन या सिंचाई से देते हैं वही आता है। बाकी जो रेन का पानी है वो केवल कैपिलरी वाटर है, जो यूज होता है फॉर प्लांट। उसके बाद में कुछ जो पानी है, अब जैसे मान लीजिए कि अभी बारिश हो गई, कुछ पानी नीचे चला गया, कुछ अभी भी ऊपर है, लेकिन अगर धूप आ गई या सन आ गया तो वो पानी जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है बाय इवोपरेशन। ठीक है, तो जो है इस तरह से पानी इवोपरेशन के थ्रू जो है उसमें चला जाता है एनवायरनमेंट में। तो और इस जो पानी है, इस पानी को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जैसे बारिश हो रही है या नहीं भी हो रही, तब भी एनवायरनमेंट में पानी की बूंदें हैं, तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो ये जो नमी है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता गाई या ह्यूमिडिटी वाटर। तो इस तरीके से जो है बहुत तरह के जो है वाटर है, लेकिन अपने को टाइप ऑफ वाटर से इतना मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें मतलब है कि कैपिलरी वाटर जो है, केशिका जल जो है, वही इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के एब्जॉर्ब। अब उसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको देखना है कि किस तरीके से ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपने 11th में भी करी थी कि वाटर की इंटरनल, ये रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, या आप कह सकते हो वर्टिकल सेक्शन है, जिसमें आपको पता लगेगा कि रूट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है, या उनमें कौन कौन से रीजन है। तो हमें देखें तो सबसे पहली बात तो जो रूट्स हैं, अगर आप लोअर कैटेगरी में जाते हो, एल्गी वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे आपको कोई रूट नहीं मिलेगी। वहाँ पे यूनिसेलुलर है या अगर उनकी खुद की है तो वहाँ पर आपको इस तरह से मिलेंगे। और उसमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग का काम है वो कौन करता है, उसकी सेल्स करती है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, तो वहाँ पे ये काम हो जाता है। फिर उसके बाद में हम ब्रायोफाइट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी रूट लाइक, मूल जैसी संरचना मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोइड या मूलाभास। तो ये हमारे पास में हो गई। फिर उसके बाद में हम टेरिडोफाइट्स में जाते हैं, तो थोड़ा सा फिर और थोड़ा एडवांस में मिलता है। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम मिलता है, मूल तंत्र मिलता है। और इन मूल में जो मूल रोम होते हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी आपके बुक में इम्पोर्टेंट दे रखा है कि कुछ हमारे पास में आर्द्रता ग्राही मूल भी होती है। ये होती है ऑर्किड्स में, और इनमें जो है ये हवा में लटकती रहती है, और एनवायरनमेंट की जो वाटर वेपर्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है। तो इन्हें अपन आर्द्रता ग्राही है वो बोलते हैं। और जो मोस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रेप्स भी आप इसमें कह सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्किड्स। तो ऑर्किड्स में इस तरह की होती है। फिर अपन थोड़ा सा अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे नीचे है रूट कैप, यानी कि बिल्कुल कैप नाम ही है। तो ये जो रूट कैप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब आप देखो कि जब अपन सॉइल में गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो कितना टाइट मिट्टी होती है, तो उसके अंदर मूल एंटर कर जाती है। तो ये
मेन फंक्शन किसका होता है, रूट कैप। तो एक तो ये है कि ये जो इसका सेल डिवीजन रीजन है या जो एपेक्स पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है। पहली बात कैप है, जैसे अपने सिर पे अपन कैप लगाते हैं तो सिर को प्रोटेक्ट करती है उसी तरीके से। और दूसरा, इनसे कुछ ऐसे लिक्विड या ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिनसे कि इतनी कठोर या सॉलिड सॉइल है वो भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, गल जाती है, और ये इजीली मूव इसके अंदर कर जाते हैं। तो ये रूट कैप है। उसके बाद में रूट एपेक्स है, जो कि जिसमें सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये इसमें, या विभज्योत ऊतक हैं, और ये ऊतक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका काम क्या है, सेल डिवीज़न। अगर ये हिस्सा डैमेज हो जाए, क्वेश्चन आता भी है कि अगर मान लीजिए किसी रूट हेयर का या रूट का जो अग्रभाग है, एपेक्स भाग है, वो किसी वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, तो उस समय रूट की जो लेंथ है या जो लंबाई है वो वृद्धि करना या ग्रोथ करना बंद कर देगी। तो ये क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है। जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो सेल्स नहीं बन रही। तो इस तरीके से ये रीजन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये रीजन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ये अभी जब आप बायोटेक्नोलॉजी वाला पढ़ोगे तब मैं वापस आपसे पूछूंगी कि जैसे मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, तो उस इन्फेक्टेड प्लांट से अगर हम हेल्दी प्लांट तैयार करते हैं तो उस समय रूट या शूट यानी कि स्टेम के एपेक्स पार्ट से हम सेल्स निकालते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, और उनमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन है कि इसके थ्रू जो है हम अनइन्फेक्टेड या हेल्दी प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। फिर यही सेल्स थोड़ी ऊपर जाती हैं तो ये कहलाता है इलोंगेशन या वृद्धि क्षेत्र, जो कि इसकी लंबाई में सहायक होता है। जैसे जैसे सेल्स ऊपर जाती जाएंगी वैसे वैसे उनके आकार में या साइज में वृद्धि होती जाएगी, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो रूट है उसके वृद्धि के लिए या उसकी लंबाई के लिए। फिर उसके बाद में जो अगला जो आएगा वो होगा रूट हेयर रीजन, जिसमें कि आपको अभी बता दिए कि रूट हेयर्स होंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बात तो कि प्लांट का कौन सा ऑर्गन है जो रूट जो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्ब या अब्जॉर्प्शन के लिए, तो हमारा क्या हो गया, रूट हेयर। फिर उसके बाद में रूट। फिर उसके बाद में अगर रूट में अगर हम पूछें कि कौन सा है, तो रूट हेयर रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एब्जॉर्ब के लिए। फिर उसके बाद में लास्ट जो पार्ट आता है वो पार्ट कौन सा होता है, इसके मैच्योरेशन का। यानी यहाँ आते आते पूरी सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होने के बाद में फिर ये मतलब इनका मैच्योर होने का मतलब कि अब साइज शेप में इनके कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फिर इसमें सेल डिवीज़न है, और सेल डिवीज़न जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका होता है। वो कहाँ पे होता है, रूट के एपेक्स पार्ट में, और धीरे धीरे ग्रोथ करके वो मैच्योरेशन जो पार्ट है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस तरीके से पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई किसकी, रूट की। तो ये हालांकि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा इसको करके चलते हैं। अब अपने पास में अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब अपने पास में नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट, हालांकि अभी मैं इसको थोड़ा ही कराऊंगी, ज़्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में हमारे पास में दो प्रोसेस है, ये इसलिए बता रही हूँ। एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ये दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड्स को आपको अच्छी तरीके से करना है। एक्टिव मतलब है कि जहाँ पर हम कुछ चीज खर्च करें, कहीं हम कोई जैसे मान लीजिए चीज क्या खर्च करेंगे, प्लांट्स के लिए क्या है, एटीपी। तो जहाँ पर एटीपी क्या है, एनर्जी सोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई काम आपने करा, तो अगर आपने पैसे से लिया है तो एक्टिव, और आपको मुफ्त में मिला है तो पैसिव। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर दो हमने जो उसको बांटा है वो दो हिस्सों में बांटा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव।
जब एटीपी जो यूज़ हो रही है इस प्रोसेस में तो हम एक्टिव बोलेंगे, और जब हम एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसे ही जो रूट हेयर हैं वो वाटर को एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव। तो सबसे पहले जो ये मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है, क्रैमर ने दो उसमें बांटा था, निष्क्रिय जल अवशोषण, पैसिव मतलब निष्क्रिय, और सक्रिय मतलब एक्टिव, तो इस दो में बांटा है। अब पहला है इसमें निष्क्रिय जल अवशोषण। ये जल अवशोषण जो है, या ये मान लीजिए कि इस तरह का बिना एटीपी खर्च करे हुए प्लांट जो है लगभग 96 to 98% जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि वहाँ पे एटीपी खर्च नहीं होता है। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, देखो हालांकि अपन अभी एसेटोसैप आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो प्लांट है वो प्लांट वाष्पोत्सर्जन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है, और उस ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तनाव। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी अपने घर में वाटर मोटर सबके यहाँ अधिकतर लगी हुई होती है, तो वहाँ अपन देखते हैं कि पानी नहीं चढ़ रहा है, हमने मोटर भी चला दी फिर भी पानी नहीं चढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस पानी के पाइप में ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते हैं, और जैसे ही हम पानी डालते हैं वैसे ही पानी है वो खिंच जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में एयर आ जाती है, और उस एयर के कारण जो है वाटर का अट्रैक्शन नहीं बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब वाटर जो है का ट्रांसपिरेशन हो रहा है, प्लांट उसको बाहर निकाल रहा है, तो उसकी वजह से उसमें एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिससे कि वो नीचे से पानी खींच रहा है। तो यहाँ पर इसलिए जो है एटीपी खर्च नहीं हो रही है, क्योंकि एक अलग से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये सक्सेशन प्रेशर भी आप इसको कह सकते हो, डीपीडी भी आप इसको कह सकते हो। तो इसके कारण जो है ट्रांसपिरेशन से ये प्रेशर क्रिएट होता है, और इजीली जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है बिना एटीपी खर्च करे। तो ये जो है थोड़ा सा अपन आज कर ले रहे हैं, बाकी अब जो इम्पोर्टेंट है एक्टिव वाला, अब इसमें काफ़ी सारी प्रोसेस आएंगी, उसको अपन कल करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।